Hello students, class 12th, chapter 7, aggregate demand and related concept. Today we are discuss aggregate demand and related concept. आपने क्लास 11th में डिमांड पढ़ा होगा, है ना। डिमांड का चैप्टर था। तो यहाँ पर हमें जो बात करनी है वो एग्रीगेट्स डिमांड और उससे रिलेटेड कंसेप्ट की बात करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 7। Aggregate demand refer to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting। कि एग्रीगेट डिमांड जो रेफ़र करता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, यहाँ पर टोटल जितना भी हम फाइनल गुड्स एक तरह से प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को रेफ़र करता है। ऑल द सेक्टर, है ना, कि पूरे सेक्टर में जितनी भी इकोनॉमी के थ्रू होता है उसके लिए प्लानिंग करता है, प्लानिंग टू बाय, कि किस तरह से हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना है एक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर में, कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, उसमें हमें टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से हमें प्लान करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो रेफ़र कर रहा है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को रेफ़र करता है ऑल द सेक्टर्स में, कि पूरे सेक्टर में विच ऑल द सेक्टर्स प्लानिंग टू बाय, कि ये सब चीज़ें एक एस्टिमेटेड होती हैं, हम प्लानिंग करके चलते हैं, ये एक्चुअल में नहीं होती, एस्टिमेटेड होती हैं। क्लियर है। एडी यानी कि एग्रीगेट जो डिमांड होती है उसमें कुछ हमारे एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं। तो एडी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन द सेम। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं हमारे वो देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स, एग्रीगेट डिमांड्स के कुछ कंपोनेंट हैं। फर्स्ट आता है प्राइवेट कंजप्शंस एक्सपेंडिचर, मीन्स प्राइवेट हाउस होल्ड। प्राइवेट हाउस होल्ड का मतलब होता है कि हम जितना भी अपना जो भी आप और हम लोग होते हैं कि हम कितना अपना कंजप्शंस करते हैं, कितना हम खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं सी से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम जितना भी जो भाई हमारी फर्म्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स पर कितना एक्सपेंडिचर करती हैं, दैट इज़ भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको डिनोट किया जाता है आई से। थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे 2 टाइप्स से होते हैं, कंजप्शंस गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो गवर्नमेंट अपने कुछ अर्निंग के लिए कुछ कैपिटल को इन्वेस्ट करती है, और कंजप्शंस गुड्स की वो उसने कुछ कंजप्शंस के लिए अपने गुड्स को एक्सपेंडिचर में लगाया है, तो जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट जो निकलता है हमारा, नेट एक्सपोर्ट जो हम निकालते हैं वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से होता है। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट से माइनस करेंगे इंपोर्ट को, कि जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज में जितनी भी हमारे गुड्स की डिमांड हो रही है दैट इज़ बी एक्सपोर्ट, और जो हम बाहर से गुड्स को खुद डिमांड कर रहे हैं वो होगा इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे, हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से। क्लियर हुआ। इसका एक एग्रीगेट डिमांड्स का जो फॉर्मूला बनता है ए डी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ए डी अगर हमें कहीं निकालनी है तो हमें क्या लिखना होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर हुआ। चलिए, एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल। एग्रीगेट डिमांड जो है वो 2 सेक्टर मॉडल पे मॉडल बेस है। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट हमें करना है ए डी को। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट हम करते हैं देयर exert a positive relationship between income and the level of aggregate expenditure in the economy। कि हमारी जो 2 सेक्टर मॉडल, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड्स है वो क्या है, ए डी बराबर सी प्लस आई। देखो यहाँ पर हमने जो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला रखा वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, लेकिन 2 सेक्टर मॉडल में हमें जो एग्रीगेट डिमांड निकालनी है वो सी प्लस आई है। ठीक है, सी को अभी डिनोट किया था हमने प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर से, और आई को किया था हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। अब यही सब हमें डायग्रामेटिक में देखना है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड।
ठीक है। देयर एग्जिट एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बीच में, ठीक है। इसको हम डायग्रामेटिक भी देखते हैं कि हमें किस तरह से इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना। उससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, ठीक है, जो आप क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट इनकम लिया, कंजप्शंस लिया, इन्वेस्टमेंट लिया और एडी लिया, जो हमें निकालना ही है। तो इनकम यहाँ पर मेरी 0 है और कंजप्शंस मेरा क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। तो इनकम 0 होने पर कंजप्शन तो फिर भी किया जा रहा है ना, तो इनकम 0 होने पर अगर कंजप्शन फिर भी 40 है, दैट इज़ बी ऑटोनोमस। ये हमारा क्या कहलाता है कि इनकम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ कंजप्शन किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑटोनोमस कहलाता है कि भाई आज की लाइफ में इनकम भले ही कुछ ना हो लेकिन कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करेंगे ना, तो जो हम कंजप्शंस करते हैं वो हमारा ऑटोनोमस कहलाता है। और इन्वेस्टमेंट मेरा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक ऑटोनोमस होता है और एक इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे डिमांड भी बढ़ती चली जाती है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इनकम 0 है, कंजप्शंस 40 है, इन्वेस्टमेंट मैंने 20 का किया, ठीक है। और अगर मुझे CAD निकालना है तो C+I, यहाँ पर C जो होगा वो हाउस होल्ड होगा और I जो होगा वो फर्म होगा, ठीक है। तो इनकम कुछ नहीं है फिर भी कंजप्शंस 40 है, इन्वेस्टमेंट 20 हुआ है और AD 60 हो गया, C+I तो कंजप्शन C हो गया और इन्वेस्टमेंट 20 हो गया, तो C+I 60 हो गया। इनकम मेरी 100 की हो रही है, इनकम कितने की हो रही है, 100 की हो रही है, कंजप्शन मैंने 120 का किया है और इन्वेस्टमेंट मैंने 20 का, तो सेविंग कितनी हो गई मेरी यहाँ पर 20 की ना, इनकम इतनी है और ये कितने हो गए 20 की, इन्वेस्टमेंट तो टोटल सारा इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है 20 का ही किया जा रहा है। तो अगर मुझे AD निकालना है तो C और I को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 120 + 20 140, 200 + 20 220, 280 + 20 300, 360 + 20 380, 440 + 20 460, 520 + 20 540। तो यहाँ पर जो आपका डायग्रामेटिक ये आपका रिप्रेजेंट आप करोगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे हमने डिनोट किया हुआ है I से, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर AD C+I लिखा हुआ है, जो आपकी 60-40 वाली जा रही है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। और जो आपकी कंजप्शंस वाली जा रही है ये यहाँ पर इस तरह से जाएगी। तो आप इसको एक अपनी टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल एज इट इज़ डायग्रामेटिक बना सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में भी है, एक बार वहाँ से भी अच्छे से देखना। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई में हमारा एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूसर हों वो एक टाइम पीरियड के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल में यानी कि फाइनल सप्लाई वो कर सकते हैं। एक इकोनॉमी सप्लाई उन्हें करनी होती है एक टाइम पीरियड के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि AS = C+S, तो Y जो हो गया उसको हम अपनी जो भी इनकम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। Y नेशनल इनकम हो गया, C हमारा कंजप्शंस हो गया, S हमारा सेविंग हो गया। तो एग्रीगेट सप्लाई = C+S, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने सेम आपको एक टेबल बनाई हुई है, शेड्यूल बनाए हुए हैं और उसी तरह से आपका डायग्रामेटिक है। तो सेम Y से डिनोट किया हमने इनकम को, तो 0 इनकम होने पर भी कंजप्शंस कितना हो रहा है 40, फिर से ऑटोनोमस हो गया, और सेविंग भी -40, क्योंकि जब इनकम नहीं है और कंजप्शन हो रहा है तो सेविंग तो कुछ होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर सेविंग C+I मेरा 0 हो जाएगा। इनकम हो रही है 100, कंजप्शंस किया है 120, तो -20, यहाँ पर भी सेविंग नहीं है, माइनस में हो रहा है, तो C+I कितना, जितनी इनकम एग्रीगेट सप्लाई भी 100। 200 इनकम है, 200 ही मैंने कंजप्शंस किया है, सेविंग हो गई मेरी 0, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, C+I भी 0 हो गया। 300 इनकम है, कंजप्शंस 280, ठीक है, सेविंग 20,
तो 300 माइनस 280 करेंगे, हमारी सेविंग कितनी निकल कर आ गई 20। ठीक है, तो सी प्लस आई मेरा आ गया 300। जितनी इनकम होगी उतना सी प्लस आई। 400 इनकम है, कंजप्शंस 380, 60 क्या है आपकी जो सेविंग निकल के आएगी वो 40 निकल के आएगी, 400 हो गया। 500 इनकम है, 440, सेविंग 60 आ गई। 600 है, 520 हो गया, 80 निकल के आएगी। सेम इसी तरह से मुझे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देनी होगी, तो वो आप बिल्कुल सेम नीचे रख लोगे, आपकी इनकम वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर आपकी ये जितनी भी हमारी सी प्लस आई होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपको अगर इस डायग्रामेटिक को बनाना है, आपको एक ग्राफ बनाना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी आपके ऊपर, बिल्कुल सेविंग जितनी हो रही होगी, और इसमें आपको 40 डिग्री एंगल ये ज़रूर लिखना होगा। ठीक है, अगर आप ये 40 डिग्री एंगल लिखते हो, ये लाइन बनानी है और एंगल लिखते हो, तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपने ये एंगल नहीं लिखा तो आपको 1 मार्क कट हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको जितना भी एग्रीगेट सप्लाई बताया गया है इसमें आपको 40 डिग्री एंगल 45 डिग्री एंगल बनाना होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं कंजप्शंस फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजप्शन फंक्शन में आती है हमारी कि हमारी जो प्रोपेंसिटी है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी, कि कितनी एबिलिटी है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम कंजप्शन फंक्शंस रेफर टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम, कि यहाँ पर इनकम में से किस तरह से कंजप्शंस किया जाए। तो C = FY। सी यहाँ पर कंजप्शन हो गया, एफ फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया, और वाई को डिनोट हमने किससे किया है, इनकम से। क्लियर हुआ। कंजप्शन फंक्शन रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। कंजप्शन फंक्शन जो या रेफर करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को हम किस तरह से परचेज करते हैं, किस तरह से उनकी एबिलिटी है कि हम उसको कंज्यूम कर सके, हमें कंजप्शंस करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस होल्ड जितना भी हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है, एक इच्छा विलिंगनेस होती है हाउस होल्ड को कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने की, एक इनकम ड्यूरिंग में, कि भाई जितनी इनकम होगी उतना ही तो हम परचेज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कंजप्शन शेड्यूल की। शेड्यूल में हमारा आता है इनकम एंड कंजप्शन लिया हमने। 0 इनकम पर 40 कंजप्शन, वही सेम टेबल मैं यूज़ कर रही हूँ। 100 इनकम पर 120, 200 इनकम हो रही है और 200 ही मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कंज्यूम कंजप्शन किया हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है ना। तो यहाँ पर 300 इनकम पर 280, 400 पर 360, 500 पर 440 और 600 पर 520। अगर मैं इसका डायग्रामेटिक बनाती हूँ, सेम वही बन जाएगा हमारा, 40 डिग्री एंगल बन जाएगा ये, है ना, जो हम बनाते आ रहे थे अभी। और हमारा जो कंजप्शन है वो थोड़ा ऊपर से बनेगा, क्योंकि 0 पर 40 बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए 200 ही इनकम है और 200 ही कंजप्शन किया जा रहा है, तो ये हमारा कहाँ पर आ गया, बीच में, जहाँ पर हमारा उतनी ही इनकम और उतना ही कंजप्शन किया जा रहा है, दैट इज़ भी 0 सेविंग। यहाँ पर कोई भी सेविंग नहीं की जा रही है, और इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने लिखा हुआ भी है ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की जो चीज़ होगा, ऊपर का जो शेड्यूल होगा आपका डायग्रामेटिक में, वो होगा डिस सेविंग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और यहाँ से जितनी भी सेविंग होती चली जाएगी उतना ही ओपन गैप होता चला जाएगा, वहाँ पर हमारी सेविंग होती चली जाएगी। क्लियर हुआ। तो जहाँ पर ना ही सेविंग हो रही, जहाँ पर 0 सेविंग होगी वहाँ पर हमारा BEP ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 टाइप्स की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी की बात करते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी में हम रेफर करते हैं रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम का जो भी लेवल होगा, अपनी इनकम से हम किस तरह से कंज्यूम करें, अपनी इनकम में से कितना कंज्यूम किया है, हमें एवरेज निकालना है। तो C/Y, कंजप्शंस अपॉन
वाई। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैंने जो कंज्यूम किया है वो 700 हो गया और इनकम हो रही है 1000। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 0.7 या 70%, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ। इम्पोर्टेंस पॉइंट अबाउट एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट आता है एपीसी इज मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर एपीसी मोर देन, एपीसी ज़्यादा है किससे, कंजप्शन से या नेशनल इनकम से, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, एपीसी ज़्यादा होने पर, एपीसी इज ग्रेटर देन, एपीसी क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी किससे ज़्यादा है, कंजप्शन से ज़्यादा है। एपीसी इज इक्वल टू 1 एट द ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी बराबर है 1 के, तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा क्योंकि कंजप्शन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, कंजप्शन किसके इक्वल है, नेशनल इनकम के। एपीसी इज लेस देन, एपीसी अगर लेस देन है, ठीक है, इनकम से ज़्यादा अगर कंजप्शन होगा तो यहाँ पर एपीसी इज ग्रेटर देन होगा, और एपीसी बराबर होगा 1 के, तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड में आता है लेस देन, अगर एपीसी कम है 1 से, तो यहाँ पर हमारा एपीसी इज लेस देन होगा। एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, एपीसी नीचे, एपीसी कम है और इनकम इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, एपीसी कभी ज़ीरो नहीं होती क्योंकि कंजप्शंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके एपीसी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशो टू चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेंज इन कंजप्शन की चेंज इन टोटल इनकम से, तो ये किस में रेफर करती है, चेंज इन कंजप्शन से चेंज इन टोटल को। तो एमपीसी का फॉर्मूला होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ भी चेंज आ जाए वहाँ पर हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा क्या गया, डेल्टा, चेंज इन कंजप्शंस डेल्टा सी, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई। शेड्यूल बनाया हुआ है, इनकम 0 है, कंजप्शंस हमारा 40, 120, 200, 280, 360 है। चेंज इन कंजप्शन 0 इनकम पर 40 कंजप्शन हो रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही कोई इनकम हुई। अगर हमें इसको एमपीसी निकालना होगा तो वो भी नहीं निकलेगा। 100 इनकम पर 120 कंजप्शंस किया है, 80 हमारा चेंज हो गया है ना, तो हमने चेंज इन कंजप्शन 80 किया है और चेंज इन इनकम 100। तो अगर हमें निकालना है तो 80 अपॉन 100 कर देंगे, ये निकल के आ जाएगी एमपीसी। ऐसे ही हमने 80 अपॉन 100 सभी का कर देंगे, जहाँ भी हमारा चेंज इन कंजप्शन हो रहा है, चेंज इन इनकम हो रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एमपीसी निकल के आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद बात करते हैं सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम वही बात आती है सेविंग फंक्शन की कि हम किस तरह से सेविंग कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी यानी कि एबिलिटी। ठीक है, सेविंग फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। ये किसके बीच में रिलेशनशिप है, सेविंग के और नेशनल इनकम के। फिर से एस इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, ये बता देता है एस आपका सेविंग हो गया, एफ आपका फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया और वाई आपकी इनकम हो गई। सेविंग फंक्शन भी 2 टाइप्स के हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू द रेशो ऑफ सेविंग टू कॉरस्पेंडिंग लेवल ऑफ इनकम। एपीएस को हम डिनोट, एवरेज प्रोपेंसिटी को हमें जो निकालना होता है वो एस अपॉन वाई से निकालना होगा कि एपीएस में क्या होता है कि इनकम में से कितना सेव किया है ना। अब आपकी जैसे इनकम तो है आपकी 100, ठीक है, कंज्यूम किया आपने 70, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई, 30 की हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एस अपॉन वाई रखोगे आप, तो एस अपॉन वाई कितना हुआ आपका 100 अपॉन 30, ये आप लिख सकते। सेविंग कितनी हुई आपकी, सॉरी सेविंग कितनी हुई आपकी, सेविंग है आपकी 30 है ना, और अपॉन वाई कितना है आपका
100। तो आप इसको डिवाइड करोगे 0.30 आ जाएगा या 30%। तो यहाँ इस तरह से आप अपनी क्या निकाल सकते हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। फिर से वही आ गया, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो सेविंग वही जितनी हमने सेविंग की होगी अपॉन में आ जाएगा इनकम, डिवाइड कर देंगे तो हमारी एमपीएस निकल के आ जाएगी। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपके एग्रीगेट डिमांड्स के बारे में बताया गया है, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया गया है, आपको एमपीसी बताया गया है, कंजप्शन फंक्शन बताया, और कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला मोस्ट आपका जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है, एंड एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।